कि ये जो एक तीर प्राकृतिक संसाधनों की इधर की तरफ आ रही बड़ी मुक्ति है, खींचते जा रहे हैं, दोहन चल रहा है और वापस जाने की तीर टूटी जा रही, मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ। और ये सब सस्टेनेबल से मैंने कोशिश किया लेने की, जिसकी हिंदी भी कोई कह रहा है टिकाऊ है, कोई कह रहा है संगतिशील है, अंग्रेजी कहती है कीप ऑन गोइंग, ऐसे कुछ करके तो मैंने संगतिशील शब्द का प्रयोग किया है। और मैं सस्टेनेबल की डिफिनीशन आपको कृपा करके देना चाहता हूँ। हमारे बहुत पहले डिफिनीशन आ गई है, दास कबीर जतन से वही जस की कस कर देनी चलेगी। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रयोग करिए, लेकिन उनके पुनर्जीवन के लिए भी कुछ सोचते रहिए। चलिए जरा एक परिचय लीजिए, जरा हम कहाँ हैं। हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं। मुझे एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने एक्सटेंशन बताया कि जब स्लाइड प्रोजेक्ट करो तो आपके पढ़ने से तेज ऑडियंस पढ़ लेती है, इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेट देम रीच एंड गो ऑन स्पीकिंग, ये हमको उसने सिखाया था। ये स्थिति है, मैं जो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इतने लोगों को खाना देना, इतने पशुओं को खाना देना, और दुनिया के 2.3% भौगोलिक क्षेत्र पर हम बैठे हुए हैं। बस खुशी की बात यह है कि औसत हमारा क्षेत्र लीजिए तो औसत वार्षिक वर्षा हमारी सबसे ज्यादा है, और एग्रीकल्चरल लैंड हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो मैं तो केवल यही कहता हूँ, जहाँ चीते होंगे वहीं और बूढ़ होगा वहीं चीते आएंगे। तो पॉपुलेशन जहाँ बढ़नी है, आउटसोर्सिंग का हिसाब रखते हुए हम लोगों को तैयार कर लें कि हमारे किसान अभी खबर हमें मिली कि 4-5 हजार एग्रीकल्चर की जरूरत है अपनी कंट्री। तो हम ऐसे लोगों को तैयार करें जिनको कहीं न कहीं कुछ जवाब मिले। नेक्स्ट जल्दी करें। अब ये देख लीजिए जो मैं बताना चाहता था, प्रथम स्थान में कहाँ है, द्वितीय स्थान में कहाँ है। लेकिन सबसे विचित्र बात यह है, जो दुख की है, कि अगर हम 14-15 अच्छे जो कृषि उत्पादक देश हम तुलना करें तो हमारी सब फसलों की उपज से कम, सबसे कम। गेहूं के औसत उपज इजिप्ट जैसे देश की 8 टन है और हमारी 2.8 टन है। लेकिन मैं आपको सूचित कर दूं कि अभी जो एक विधा चली है, सबसे ज्यादा धान उत्पादन करने वाले हर जिले के किसान को इनाम दिया जाता है। बनारस की औसत उपज इस समय 27 क्विंटल 28 क्विंटल है धान गेहूं की, लेकिन जो इनाम 4 साल से मिल रहा, इस साल जो मिला दिसंबर 23 को, वो 12 टन का है, 120 क्विंटल का। तो हमारी मिट्टी भी प्रबंध की जरूरत है, उस ठीक हो जा सकेंगे। ये संभावित अभी तो रंगोली उठने लगी है कि रासायनिक उर्वरक एकदम खेत खराब कर दिए, पानी खराब कर दिए, नुकसान हो गया, गलतियां हुई हैं। और ये कहना कि क्यों रासायनिक उर्वरक बनाएगा, मैं इसके पक्ष नहीं हूँ। मैं किसान जब उठाते हैं इस बात को, मैं सीधे उनसे यही कहता हूँ कि रेल यात्रा करने के लिए अगर कोई जाकर उसके नीचे कट जाए, चाहे कि रेल बंद कर दो, तो ये तो संभव नहीं है। उसका एक अपना महत्व है। जो रासायनिक उर्वरक हमने बनाए हैं, जो हमने बीज बनाए, जो हमने फसलें बनाई, वो केवल इसलिए है कि दवा के रूप में जो मिट्टी आपूर्ति नहीं कर रही है भोजन का फसल के, तो उस गैप को भर दो, और वो सोच समझ के भरो। उसी में दोष आया, जिसके लिए हम प्रयासरत है कि खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट ये जरा देख लीजिए दिक्कत क्या हुई। पहले हमारी खेती एकदम पारिस्थितिकी जरूरी थी, इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल थी, और एक बैक जब हरित क्रांति आई तो सीधे शिफ्ट करके रासायनिक और यांत्रिक में चली गई। दुख यहीं से शुरू हुआ। आज जो हम बात कर रहे हैं फिर से वापस जाने की, कि शायद हम इन चारों को ब्लेंड कर दिए होते, एक में फ्यूज करके चले होते, तो मैं आपको बताऊं 40 साल के हमारे आंकड़े पूरे दुनिया भारत ये कह रहे हैं कि अगर रासायनिक उर्वरकों के साथ जीवांश खाद का प्रयोग किया गया, जहां पर धान गेहूं की खेती जैसे चूसने वाले फसलों में मिट्टी से, आज मिट्टी पूर्ण खेतों की भी अच्छी होगी। लेकिन हम केवल फैक्ट्री से उर्वरता के चक्कर पड़ के नुकसान उठा लिए। नेक्स्ट प्लीज। संगतिशील की परिभाषा हमने दिया। देखिए ये चुनौतियां हमारे सामने, जिनके प्रति हम आप सबसे निवेदन करेंगे, जिसको जहां मिले कुछ लिखते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए। मैं आज सबके बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि बस इतना ही बता दूं, जहां तक पहली चुनौती है कि हमने कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन किया, धान गेहूं गन्ना आलू और मक्का। पिछले हरित क्रांति में केवल कार्बोहाइड्रेट ने सब दुर्दशा मिट्टी की कर दी, सब दुर्दशा पानी की कर दी, सब दुर्दशा हमारी कर दी। गांव में भी अब जब से यांत्रिकरण हो गया, शुगर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कोई काम नहीं है उनको, तोंद निकल रही, लेबरों की तोंद निकल रही, ये स्थिति आई है। तो पोषण सुरक्षा के लिए हम लोग प्रयत्न है
ऐसी ऐसी वैरायटीज हमारी आ जाए सामने, जैसे कि आप 2 गाजर खाइए और हफ्ते भर में आपको जाने मिल जाए। टमाटर टेम्पर लेते रहिए, आपको लाइकोपीन हो, कैंसर नहीं है। सोयाबीन लीजिए, एंटी कैंसरस है। या इसी तरह के रिच चीजें बन जाएं। और अब परिवार को भी देख करके जहाँ बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, इतने बड़े टुकड़े बना दिए गए। विदेश भेजने के लिए एक साइज की लौकी बना दी गई, 1 कार्टून भरी और भेज दीजिए। इन पर हम काम कर रहे हैं। भूमि जल संरक्षण पर आज बात इसलिए नहीं करेंगे कि अलग से विषय है, मैंने हिंट कर दिया है आपको। इसके लिए सरकार को मैं शुक्रगुजार हूँ। हर गांव में एक तालाब पूरे कंट्री में बनाया जा रहा है, जो कि ज्यादा से ज्यादा पानी रेट के रिचार्ज करे और मेड़बंदी करके पानी रिचार्ज हो। हम आज केवल आपसे बात करेंगे। दूसरी भी बात बता दें कि एक जैव विविधता की भी बात चल रही है। ऐसे फल जो हमारे भूल गए उनके भी रिसर्च सेंटर्स बन रहे हैं। लेकिन इतना जरूर आपको बता दूं कि अब जो बात आई है, डॉक्टरों ने हमको कह दिया कि अब आप अगर मोटे अनाज नहीं खाएंगे तो आप मोटापा से परेशान होंगे। तो कृपा करके ये भी आप कहिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो मोटे अनाज भूल गए, सावा, कोदम, ये वापस जब तक नहीं आएंगे स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। इस पर मिशन चल रहा है। और मैं आज आपसे बात केवल ऊर्जा की शक्ति के संकट के बारे में करूंगा। और आप लोग क्योंकि विज्ञान वाले लोग हैं, मैं चाहूंगा कि ऊर्जा के बारे में जरा, जैसे सौर ऊर्जा की थोड़ी सी कल बात चली थी, इसके बारे में ज्यादा हिम्मत करने की, ज्यादा प्रचार करने की जरूरत है। जिसकी बचत हो या इसका सही उपयोग होने की। देखिए, गांव में कुल जितनी ऊर्जा हमारे देश में खर्च हो रही है, 30% गाँव में प्रयोग हो रहा है। और एक मोटा तौर मैंने आपको दिया कि कितना प्रतिशत किसमें जा रहा है। तो एक चीज यहां मैं विजिट करना चाहता हूं, जो इसमें दर्शाया नहीं गया है। पौधों के पोषण के लिए, पोषक तत्व देने के लिए जो विधाएं हम अपना रहे हैं इस समय, वो उसमें 12% हम जीवांश के खाद के रूप में, जो हमारी ट्रेडिशनल गाय का गोबर, हरी खाद अनुसार पलट के देना, वो 12% रह गया है। बाकी जो है वो सब केवल रासायनिक उर्वरक के रूप में ऊर्जा खींच के ले जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक केमिकल फर्टिलाइजर्स की है। और आप नहीं सोचना दें कि खाद होती है डाइअमोनियम फास्फेट, उसके शॉर्टेज रही है, विदेश से आती है। वो 400 रुपए की बोरी 50 किलो मिल रही थी। ऐसा लग रहा है कि साल में 1200 रुपए की बोरी विदेश से आना है, पोटास विदेश से आना है। तो आज इसकी बात के हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने रिसोर्सेज से कैसे उभरें, वरना खेती बिल्कुल अपंग की तरह टूट के रह जाएगी, बड़ी दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट देखिए जरा ऊर्जा, मैं आपसे ऊर्जा की बात कर रहा था। ये वहां से देखिए दाल और तेल की फसलें कितनी ऊर्जा ले रही हैं, और धान, गेहूं, गन्ना, आलू, मूंगफली जो हमने पिछले हरित क्रांति में उगाया, उन्होंने कितना खींच लिया। ऊर्जा के रूप में स्थिति है, वो फसलें हम भूल गए। शायद हम अपने चना, मटर, अरहर, मसूर पर रहे होते तो जो ऊर्जा का संकट हम झेलने जा रहे हैं वो शायद नहीं झेलते। पानी का संकट हम जो झेलने जा रहे हैं, धान, दाल की फसलें एक सिंचाई होती है। हमारी दाल की फसलों में एक सिंचाई होती है। अगर हम फसल चक्र में इनको रेगुलर रखे होते तो जो पानी का दोहन हुआ, आज 6 सिंचाई गेहूं को चाहिए, इतना पानी धान में भरा रहना चाहिए। मूंगफली को पानी, जितनी फसलें सबको पानी चाहिए, हमारे नीचे की फसलें। अब इसके लिए अब आंख खुली है, जब दिक्कत खड़ी हो रही है पानी की। आप इस बेसिस पर आइए कि इसको कम से कम ऊर्जा चाहिए। जितना ऊर्जा पानी के लिए, उससे ज्यादा पानी को उठाने की चाहिए। वो आप डीजल चाहिए, सब कुछ चाहिए। हालत खराब है लोगों की, कैसे करेंगे? तो मैं यही और एक विषयांतर कर दूं खेती की हालत के बारे में। जो आपने कहा कि छंद और कविता भी होनी चाहिए, ये 2 लाइन मुझे याद है। रिक्शे पर देख के पाँव में घाव रिक्शे वाले के, रिक्शे पर बैठे बाबूजी बोले, रिक्शे वाले रिक्शा कैसे खींचते हो? रिक्शे वाले ने कहा, बाबूजी रिक्शा पैर नहीं तेज खींचता। आज खेती तेज के लिए किसान हमारा कर रहा है। जितनी लोग गांव में रहते हैं उनको हर आदमी क्षमा करेंगे, हर आदमी इसको पिछड़ा, हावड़े वाला, गंवई कह करके टालते हैं। बहरहाल अब कुछ ऐसा रास्ता समझ में आया जब पानी नाक के ऊपर जा रहा है कि पानी कम, मिट्टी खराब, जो फसल आ रहे हैं उसमें रसायन भरे हैं। जितनी भी दुनिया भर की बातें आ रही, अब जागरूकता थोड़ी सी आई है। इसके लिए हम चाहेंगे कि सभी थोड़ा सा इस पर लिखा करें। देखिए, ये देखिए क्या स्थिति है।
थोड़ा सा मैंने आंकड़े तो बहुत पुराने मिले हमें, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से बढ़ोतरी हुई है। नॉन कन्वेंशनल जो हमारी पारंपरिक ऊर्जा थी, जानवरों की और आदमी की ऊर्जा से सब काम होता था, वो किस तरह से एकदम बदल की गई। नेक्स्ट करो से क्लियर आएगा। ये देखिए आप, पशु ऊर्जा से सब काम होता था। प्रति टन उत्पादन अगर हमें 5.5 से हर 0.08 है, आपको सूचना दे दें, हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले की हाल है। कुछ गांव एक्सेप्शन छोड़ के किसी गांव में बैल है ही नहीं। और जिस दिन डीजल नहीं होगा तो ये खत्म हो जाएगा, ट्रैक्टर नहीं चलेगा, रात भर में तो बछड़े पैदा नहीं होंगे। उस दिन की याद करिए कि क्या होगा। एक भी बैल की जोड़ी गांव में नहीं है। केवल पहाड़ बचे हैं जहां भी ट्रैक्टर नहीं चल सकता, ऊबड़ खाबड़ जमीन जहां की ट्रैक्टर नहीं चल सकता, केवल वहीं बैल और वहीं आदमी गुड़ाई करके। अब भी हमारा उत्तराखंड और हिमाचल ऐसी जगह गुड़ाई करके आलू पैदा कर रहे हैं हाथ से। बाकी सब जगह से प्लेन एरिया से, प्लेन से, प्लेटू से, सब जगह से बैल खत्म हो गए। ये बड़ी स्थिति खराब होगी। जरा देख लीजिए विद्युत ऊर्जा किस तरह से बढ़ी है और कटौती हो गई है। दूसरी स्थिति मैं आपको यहीं पर इंगित कर दूं, जानकारी न होने से किसान परेशान है। 35 हार्स का ट्रैक्टर चला रहा है, 35 हार्स, जितने ट्रैक्टर है 35 हार्स से कम पावर कोई नहीं है। और कोई जितना काम वो खेती का ले रहा है, किसी को 8 से 10 हार्स से ज्यादा शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि 1.5 हार्स पावर, 2 हार्स पावर की मशीन भी 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर चला के घंटे में अपनी डीजल को कंज्यूम कर रहा है। ये कौन सिखाएगा? ये नीति निर्धारकों को चाहिए कि हमारे पूरे चीन में, हमारे वेस्ट बंगाल में मैं कहूँ, पावर टीलर चलता छोटा सा, हर काम खेती का कर देता है। 1 लाख रुपए का है, ये 3 लाख रुपए का है। लेकिन जब वो बाजार में आता है तो पता नहीं कहाँ से ट्रिक लगी हुई है कि वो फेल करके उसको वापस हो जाता है। और आज भी बाजार में है, बड़े ट्रैक्टर वाले उसको चलने नहीं देते। इस पर भी तो विचार होना चाहिए। विज्ञान हरा कचरा रह जाएगा जब कुछ रहेगा ही नहीं, कैसे होगा? ये बड़ी चिंता का विषय है। ऊर्जा संकट से उबारने की बात है। देखिए अब ये जरा तमाशा देखिए, मोटी लकीर से आपने कहा, मैंने कहा ना कि उर्वरकों के रूप में 82% उर्वरक कंज्यूम कर रहे हैं ऊर्जा। और आपको एक ताजुब की चीज बता दूं, 1 किलो यूरिया को उत्पादन से लेके जहां से बन रही है और खेत में डालने पर जितनी ऊर्जा खर्च होती है तो 2 लीटर पेट्रोल के बराबर है। यानी 100 रुपए कास्ट आ रही 1 किलो यूरिया को लेकर के खेत में डालने पर बाजार में नहीं चलता। थोड़ा सा तो मानव ऊर्जा ट्रांसपोर्ट वगैरह में है, लेकिन स्थिति आप देखिए। और ये किसको चाहिए? हमारे दाल और तेल को दाल को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए धान गेहूँ। जिस दिन हम डाइवर्सिफिकेशन पर आ जाएंगे वो भी बता दें कि गास की योजना हमारी चल रही है। डाइवर्सिफिकेशन करिए, फसलों को बदल के आइए, फलों को बदल के आइए। चिल्ली सरबूत कैसा जो खत्म हो गया, महुआ, इस पर वापस आइए। बातें चल रही बात। मैं ये कहना चाहता था कि जो हमारी एग्रीकल्चर की परंपरा चल रही है, इस तरह से ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए सब मोटी लकीरें आपको दिख रही हैं। इसको जब ध्यान रखेंगे, जिससे आगे हम बताएंगे इसको कैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, जल्दी। इतनी ऊर्जा हमारे को उपलब्ध है। मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ जब कल काली सितर जी कह रहा था कि जिस दिन वो राज्य सौर ऊर्जा वाला बन जाता है फार्म ऊपर तो बड़ी कृपा होती। वरना मैंने देखा है कभी महाराष्ट्र कुछ जगहों में पवन ऊर्जा का जबरदस्त काम है, जल शक्ति के लिए भी काम हो रहा है। जैव ऊर्जा जो शब्द मैं अभी लास्ट में भी बताऊंगा, अगर ऊर्जा का संकट हो तो एक ही उबारने वाला है और वो है सूरज। सूरज के लिए हमारी अगर एक बीज भी कहीं पैदा हो रहा है तो वो भी कार्बन एसिमिलेशन यानी फोटोसिंथेसिस करके हमको सूरज की ऊर्जा को केमिकल में दे रहा है। अगर उसको केवल सजो के रखे तो न जाने कितने दुखों से हम पार पा लें। लेकिन आज भी यही है कि पत्ती है जला दो, जो भी है जला दो। तो हम जो बायोमास प्रोडक्शन है, अगर केवल इसी पर अपने को केंद्रित कर दें, पूरा चक्रण इसका होने लगे। आज क्या है, पंजाब और हरियाणा में 80% धान का पुआल जलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 19% है। बंगाल में बीमारी आ गई, हमारे देवरिया जिले में आई, अभी तो यहाँ नहीं है। लेकिन मैं निवेदन किसानों से यही जाके कर रहा हूँ कि मैं आपके यहाँ भाषण देने, आपको समझाने नहीं आऊँगा जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे कि कोई भी कूड़ा करकर गलीच पत्ती जलाएंगे नहीं। इस बायोमास ऊर्जा को हम कन्वर्ट करके गजब का काम कर रहा है। मैंने तो 6 साल से जैविक खेती की है और आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि 6 साल से केवल बिना उर्वरक की खेती हुई है और उत्पादन केमिकल से ज्यादा बढ़ा। इसको
इनकलकेट करने की जरूरत है। और फिर धन्यवाद होगा सरकार को कि जैविक खेती मिशन चल रहा है हमारा, अच्छा होगा। नेक्स्ट प्लीज। देखिए ये जो बड़ी समस्या आ रही है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये पलायन जो हो रहा है गांव से शहर की ओर, अब कहेंगे इससे आपको क्या मतलब है? अरे मानव ऊर्जा जो गांव में फावड़ा चलाती थी, कुर्सी चलाती थी, वो लड़के जा करके 200 रुपए 200-400 रुपए रोज के लिए शहर में जाकर फुटपाथ पर सो रहे हैं, गाँव छोड़ दिए। बिहार में हमारे एक मित्र आए कि हम जापान से लौट के आए, तो पत्नी के गाँव 5 गाँव को प्राप्त करके हम दुकान वो करेंगे, काम करेंगे अपने पैसे से। एक प्रोफेसर जापान के कोर्स में लगे, तीनों आदमी मेरे पास आए। उनकी कथा आपको बता दूं, जिन गाँव में उन्होंने इजाद किया वहाँ 15 साल के नीचे और 60 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर वाले आदमी हैं और 15 साल के नीचे है। औरतें जो है घूंघट वाली हैं, कोई एक जो काम करने वाला आदमी गांव में नहीं है। किससे वो पेड़ लगवाऊं, किससे पेड़ लगवाऊं, ये दशा उनकी है। ये जो मैं क्यों करना चाहता था, भारत की जनसंख्या देखते 2035 40 से 55 से 60% शहर को चली जाएगी। शहर में स्थिति होगी न पानी मिलेगा न सॉलिड डिस्पोजल की जगह मिलेगी, और गाँव की खेती खिलखिल होकर रह जाएगी। आज भी मीटिंग में जब हम जाते हैं गाँव में, तो मुश्किल से 10% नौजवान बैठे हुए हैं, वो भी शायद पूरी खाने के लिए बैठे हैं, वरना किसी का इंटरेस्ट इसमें नहीं। मैं जो देख रहा हूँ, तो ये एक बड़ी विडंबना है, इस पर भी सोचने की बात है। नेक्स्ट ये देखिए, जो आज जो किसान गरीब है, तो जो भी है जितना पैदा करता है अपने नमक तेल के लिए, वो भी 50% शहर को बेच देता है। और 50% जो मिट्टी से उस पानी से बन के शहर को आ रहा है, उसका 2% भी वापस नहीं जाता। वो वहाँ जो छिलका भी मटर का है, हमारे खेत में वापस जाना चाहिए। आजकल हम लोग यही कह रहे हैं, सब उनके इंटरनेशनल लेवल की संस्कृति है कि मिट्टी से जो पैदा करिए खाने और बेचने वाला, लेकिन बाकी कुल मिट्टी को वापस करिए, वहीं वरना मिट्टी गई। ये 39 देखो रिकमेंडेशन पिछली फरवरी में दिल्ली में हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सॉइल वाटर एंड एनवायरनमेंट। तो इसकी बात कहने की जरूरत है। पलायन रुकना चाहिए। सब विज्ञान धारा का खड़ा रह जाएगा जब इसका उपयोग करने वाले ढंग से उसको काम में लाने वाले लोग भी। नेक्स्ट प्लीज। ये बताने की जरूरत है, इसको बहुत लाभ है। जिस दिन ये लोग इसको अपना लेंगे तो पूरा संरक्षित खेती आ जाएगी, पानी भी बचेगा, हवा भी शुद्ध रहेगी, हमारे उत्पाद भी सही ढंग से होंगे। बस ये सोचने की बात है, कुछ दिन इससे उत्पादन घटेगा, लेकिन तुरंत तो अग्रव चेंज नहीं होगा, कुछ दिन होगा, नहीं तो हम और भी निकल बात दे रहे हैं। ये इतने फायदे हैं जैविक खेती के, इसीलिए दिल्ली में और बॉम्बे में, कलकत्ता में जो जैविक खेती का उत्पाद मिल रहा है, बाद में महंगा मिल रहा है आपको। बस एक ही दिक्कत है कि वो कहाँ से आ रहा है, शुद्ध है कि नहीं, इसको जानना बड़ा जरूरी हो गया है। वो फिर कठिनाई आ रही है। ये जैविक खेती का जो हम मिशन चला रहे हैं, जैविक खेती क्यों नहीं कि वो आप खाद से खेती कर दीजिए और जैविक खाद से, ये इतने उसके काम है। जब तक इन सब पर हम विचार नहीं करेंगे जैविक खेती नहीं होगी। इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया और मिशन चल रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री मिशन चल रहे हैं, और मुझे आशा है कि इससे हमारी ऊर्जा की भी बात आ जाएगी। कम जुताई, फसल जुताई अगर नहीं होगा तो जैविक खेती भी नहीं चल पाएगी। ये ऊर्जा। नेक्स्ट, ये मैंने आपसे कहा था कि केवल जैविक नहीं हो सकती, तो अब हमारी विधा है ये जरूरत केमिकल फर्टिलाइजर यूज करिए। बाकी ये इतनी चीजें हमारे पास है, इनको उनके साथ ब्लेंड कर दीजिए, जिसको हम कह रहे हैं कैच एंड मैच सिस्टम। जिसको जो मिले ये इसके साथ इसका उपयोग करके खेती करिए, मिट्टी से बढ़ती जाएगी, पानी से घुल जाएगा, उत्पाद अच्छा मिलेगा। इसको हम कह रहे हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसमें ऊर्जा की खपत बहुत कम हो जाएगी, केमिकल से हटा, उसको खेलने का ढंग हटा, जुताई कम हो जाएगी और अपने आप हमारी उपज बढ़ जाएगी। इस पर मिशन हमारा चल रहा है IPNM के नाम से, बहुत जबरदस्त है। ये जरूरत है। हम तो जानते हैं सबका बेस गाँव ही है, सबका। तो जितने लोग मिलते हैं 80% कहीं न कहीं गाँव से जुड़े हुए हैं। हमने एक तरफा खेती करनी शुरू कर दी, बगीचों को काट के खेती की, नालों को काट के खेती की, तालाब को काट के खेती की, जितनी बंजर जमीन थी उसको बना के खेती की, और खेती की धान और गेहूं। आज जरूरत इस बात की है कि हम खेती को बदलें और खेती के साथ अगर धान उगाएं, फल भी उगाएं, सब्जी भी उगाएं, फूल भी उगाएं। और आपको बताना भूल गए, फूल का भी मिशन चल रहा है। एरोमा थेरेपी जब से विश्व में बड़ी प्रचलित हो रही है, ये हो रहा है कि फूल जब तक झमकेंगे नहीं, फूल जब तक सुगंध नहीं देंगे। गाँव में तो हर फसल की अपनी सुगंध है, इसीलिए तो वहाँ सोने वाले रात में कुछ भी नहीं उनके पास, तभी रात भर के सोते हैं। शहर में हर जगह टैबलेट चल रही है, तो वो सुगंध एरोमा के लिए अब ये है, पैसा भी मिलेगा, बड़ी मांग है फूल की।
और बनारस का पुल इस समय अमृतसर जा रहा है, पंजाब गेंदा वाला तमाम कलकत्ता जा रहा है। कलकत्ता का गर्मी में पुल शादी के लिए बनारस आ रहा है, तो इसकी भी विधा चल रही है। और ये सब कभी संभव है, जब देख लीजिए इतने ये खंभे पर जब ये खड़ा होगा तब सबसे पहले मिट्टी का साथ, पानी का साथ, गाँव में एनवायरमेंट मिलेगा तब होगा। और ये सीधे ऊर्जा की खपत को प्रभावित करेगा। हमारा अपना है कि एकदम एवरेज ऊर्जा की खपत पर परिवर्तन आएगा, क्योंकि फल लग गए तो फिर उनको उर्वरक बहुत कम चाहिए। आप कैसे परमानेंट बगीचे आ गए तो बहुत कम उर्वरक चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए लेकिन बहुत कम चाहिए। तो उधर जैसे ज्यादा सब फूल जितने हैं सबको बहुत पानी किसी को नहीं चाहिए। हमारी ऐसी फसलें में बहुत कम पानी पड़ता है। तो जिस दिन हम ये कर देंगे और पानी की स्थिति अगर केवल पानी बच जाए, छोटा सा 2 मिनट और दे दूँ आपका, 1 किलो गेहूँ पैदा करने के लिए 1200 लीटर पानी लगेगा। 1 किलो धान पैदा करने के लिए जो हाइब्रिड आया है 4000 लीटर पानी लगेगा। और जो सबसे खतरनाक स्थिति आ रही, माफ करेंगे कि नाम लेने के लिए तो मैं अगर नहीं करता हूँ, 1 किलो मांस पैदा करने के लिए 13,000 लीटर पानी लगता है। हमारे पूर्वज खराब है, जो विदेश में गया तो गर्मी लोग कहने लगे वहाँ सब शाकाहारी क्यों? तो मैंने मांगा कि मैं शाकाहारी हूँ। तो दोनों प्रोफेसर बेचारे दुकान में बड़े परेशान थे, बोले इतना ला कर रखे, मैंने कहा इतना मैं खाऊंगा नहीं। बोले पूरी कलारी कितने से मिलेगी आपको? इतना 2 प्लेट। और अंत में उन्होंने कहा कि आपको इतना देश क्यों नहीं खाता मांस? 8 किलो अनाज खाएगा तो 1 किलो मांस मिलेगा। पानी जोड़ लीजिए। तो ये भी स्थिति आ गई जहाँ जिसके पास पैसा हो रहा है। बड़ी विचित्र बात है कि पहले दाल रोटी हमने पैदा किया कि नमक लेके प्याज लेके लोग माड़ से चावल खा के पेट भर लिए हरी क्रांति से, इसमें 2 राय नहीं, जिनको खाना नहीं मिलता था। जैसे पैसा बढ़ा तो आ गए फिर अंडे पर, मांस पर, और पैसा बढ़ गया, ज्यादा हो गया तो चाउमीन और बर्गर पर। ये जो स्थिति आ गई है, ये जो स्थिति आ गई किसानों के लिए बड़ी, वही चावल वही गेहूं का बर्गर इतना बड़ा 25 रुपए को मिल रहा है, पैदा कर रहा है किसान, जिसको इतना भी नहीं मिल रहा है। और वही बिस्कुट यहाँ से बन के 20 गुना दाम पर फिर गाँव वापस जा रहा है। इसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का चल रही है, और जैसे कि गाँव में भी चीजें बनने लगे और काम आने लगे, तो ये पद्धति हमें काम करेगी। और इस पर भी बहुत जबरदस्त जोर है सबका। ये मैंने पहला जो मैंने आपसे निवेदन किया था, जरा देखे रही कितना किस तरह से ऊर्जा जा रही है। अब जरा देखें, जहाँ वन लगे हैं हम एग्रो फॉरेस्ट्री पर जा रहे हैं, सिल्वी पास्चर पर जा रहे हैं कि आप बगीचों में खेती करिए, आप वन लगा के खेती करिए, आपको पर्यावरण बढ़िया मिलेगा। कुछ नहीं लेते ये पेड़, सब दे देते हैं, रात की फसल भी हो जाती है, बहता भी कम है, पानी भी कम खराब हो रहा है, जो यूट्रोफिकेशन की बात आती है आप सब जानते हैं। ये सब जिस दिन हमारे यहाँ पेड़ लग जाएगा, मेड़ लग जाएगा और वृक्षों के बीच में खेती होने लगेगी, जिसकी बिना पूरी तौर से टेक्नोलॉजी डेवलप है भारत में, तो दिन बहुत बड़ा कल्याण होगा। और कौन से भगवान हम लोगों को इस समय कोई देंगे दिमाग कि हम लोग उस पर जल्दी से जल्दी शिफ्ट करने की कोशिश करें, तो ये जैव विविधता से भारत बचेगा। बस इतना निवेदन है कि अगर करना है तो मैं अपने इंजीनियर से कहता हूँ, पुल तो बना दिए, एक टोपी नहीं बनाए जिससे कि धूप में, और ये एग्रीकल्चर इंजीनियर एक बड़ी टोपी बना दो जैसे फिलीपींस और चाइना के लोग लगाते हैं कि पानी से भी बचे और उससे भी बचे। एक ऐसा कोई जूता बना दो, बेचारे कीड़े उनके गाँव में चले जा रहे हैं जब धान लगाते हैं। क्या गम्बूट आप उनको बना के नहीं दे सकते हो? क्या सरकार उनको सब्सिडाइज करके नहीं कुछ कर सकती है? हमको थोड़ा सा विचार करना है। ऐसे जुआ बनाओ जिससे मिट्टी बढ़ जाए। जितनी नई गायें आ रही विदेश में, जिसके हम कहीं नहीं है, वो जो होता ना जिस पर जुआ जाके रुकती है गोबर, उसका नतीजा ये हो रहा है जितने बछड़े हो रहे हैं नई गायें के, उस सब कटने के लिए देते जा रहे हैं। और पैसा दे के हमारे गाँव के आदमी कहते भैया इसको ले, पैसा दे के, पैसा लेके नहीं दे इसको लेते, ये हालत है बछड़ों की। तो हम हमारी अब चेत आ गई है, सरकार में कुछ कुछ हो गया जिसमें से हमारी देसी गायों की जीन्स को इकट्ठा करके उनको फिर से गंगा देवी के, हम आपको बताएं बनारस में 4 किलो दूध देने वाली गाय हम लोगों ने 18 किलो में बदल दिया बिना कुछ किए, वही गाय। तो हमें हरियाणा साहिवाल इस पर भी काम हो रहा है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। और ये जब तक ये नीचे हमारा जो काम होता था, पेड़ पेड़ना, कुर्सी काटना, गन्ना पेड़ना, उससे इन्वायरमेंट भी था, उससे ऊर्जा भी बच रही थी, अब फिर हम उसी पर वापस जा रहे हैं। और बड़ी दिक्कत की बात है, अगर मैंने चलते चलते आप लोग मजाक बता दूं, हमने एक जगह पार्क में देखा, रोज आता था, मैं जैसे वहां पहुंचू एक ऑफिस है तो लोग पीछे की तरफ भाग रहे हैं, 3-4 लोग। एक दिन मैंने देखा
दूसरे दिन भी देखिए कि वही लोग फिर पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे बड़ी तेज चल रहे थे। उन्हें देख के मैंने एक दिन रोक लिया गाड़ी, उतर गया। मैंने कहा 50 से पूछ सकता हूँ, बोले कहाँ पूछिए। मैंने कहा मैं 2-3 दिन से आप लोग को देख रहा हूँ कि आप लोग 5 मिनट पीछे की तरफ दौड़ते हैं, इसका क्या मतलब है, पीछे जाते हैं? तो कहे कि पीछे जाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। मैंने कहा क्या माइंड का बैलेंस बना रहता है। तो मैंने जाके गांव में कहा भैया कि अपने पानी और अपनी खेती अपने फल पर जरा पीछे चले जाओ, बैलेंस ठीक रहेगा, वरना गया। ये स्थिति मैं कहना चाहता था, देश को बचाना करना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत चीजें हैं, बड़े रास्ते में करने की सोचने की जरूरत है। जब तक हम ट्रेडिशनल को और मॉडर्न को ब्लेंड करके चलेंगे नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और देश बड़ा बढ़िया है, ऐसा कोई निराशा की बात नहीं है। नेक्स्ट कुछ कमियां हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं। जो भी आज हुआ है उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं कि हमने दवा दिया, दवा नहीं दिया, हमको बताया नहीं कि इंजीनियर कैसी मत करो, उनको नहीं बताया कि बड़ा ट्रैक्टर और काम पे लाओ, उनकी कड़ी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो समझाया नहीं ऐसे करो ऐसे करो। ये दिक्कत आई जो हमने बाजार को बनाया, लेकिन रिसर्च का बाजार नहीं बना। हमने जो रिसर्च को मार्केट नहीं किया, जिसकी वजह से दिक्कत खड़ी हुई। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोगों के लेखन में बड़ा सशक्त कम है, जरा आपका मिश्रा दीक्षित ये बहुत इफेक्टिव मीडिया है, शायद चालू हो जाएगा तो टेलीविजन भी नीचे जाएगा। बहरहाल आज तो यह हालत है कि टेलीविजन वालों को रिसोर्सेज नहीं मिलते दिखाने के लिए, लोग अच्छी चीजें हमें दिखा सकते, ये बड़ी भारी घटना है। नेक्स्ट उपलब्धता है, अभी जितना है वो उतना ट्रांसलेट हो जाए गाँव में, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, स्थिति एकदम सही बदल जाएगी। लेकिन अब इस पर विचार करने की जरूरत है। किस तरह से सरकार जितना सोच सकती है सोचती है, लेकिन काम करने का जो बीच का धंधा है, बीच वालों का देश का बहुत गड़बड़ है, तो उसको करना अच्छा नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट अवसर बहुत है, ऐसा भी नहीं कि हम आप लोगों बात निराशा की तरफ ले जाए, हमारे पास बहुत अवसर है। और इसी के लिए पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये मीडिया इतना सशक्त है कि बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव काम कर सकता है। गाँव में कंप्यूटर दफ्तर के जगह बना दीजिए, अपने आप लोग गेहूं की खेती करनी है। एक हफ्ते जब गेहूं का समय हो तो गेहूं की खेती के बारे में सूचनाएं पहुंचती रहें। पक्की बात है कि वो किसान ठीक से कर देगा, क्योंकि जो देख के करेगा वो बहुत अच्छा होगा। इतने काम हो रहे हैं किसानों के लिए, सुनिए देखिए और करिए पर आधारित है। ये देखिए मैं इसको दिखाना चाहता था, खेत में आदमी लेव लगा रहा है, उसको जरूरत पड़ गई जरा कुछ जानकारी की, तो वो जो हेल्पर है वो WLL के सामने खड़ा है और उसने सीधे वहां से पूछ दिया साहब हमको ये जरूरत है। आज क्या है, मोबाइल से अगर 155 हमको टेलीफोन करे उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी, तो कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोई उठाएगा, दिन में ऑफिस टाइम में तो उठा के आप सभी एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, जवाब देंगे। अगर ये नहीं है तो वो रिकॉर्ड कर लेगा, दूसरे दिन जब एक्सपर्ट्स आएंगे तो उसका रिकॉर्ड सुन करके उसको चिट्ठी से जवाब देंगे या टेलीफोन नंबर से उसको तुरंत वापस करेंगे। अभी ये किसान ले रहे हैं, आ जाएगा धीरे धीरे। तो चलते चलते फिर वही कहूँगा कि ऊर्जा की बात है, उनमें डीजल की बात, पेट्रोल की बात, हम सीधे गाँव में यही करते हैं। अगर ऊर्जा के संकट से बचना चाहते हो तो सूरज को याद करो, केवल सूरज ही बचा पाएगा, कोई और स्रोत नहीं। और उसके लिए जो भी मिले कूड़ा करकट लोहा प्लास्टिक के अलावा उसको किसी तरह से इस्तेमाल करा के मिट्टी को वापस करिए, और हमारी मिट्टी पानी पर्यावरण सब बचा देगा।